अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम है सेहत सबके लिए। हमारी अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो हम क्या करते हैं? उसे गाड़ी की मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं। वो अंदर देखता है कि भाई मसला किस में है, इंजन में है या पेट्रोल सही नहीं पड़ रहा या जो भी इशू है उसको ठीक कर लेता है। लेकिन कहीं पे मैकेनिक लिखा हुआ हो और हमारी गाड़ी ख़राब हो और हम उसको फ़ोन की दुकान के पास तो नहीं लेकर जाते। इवन अगर उसके ऊपर भी लिखा हो मैकेनिक या रिपेयर, हम कहते हैं नहीं गाड़ी है तो गाड़ी वाली जगह पे ही लेकर जाए। ये सब बोलने का मेरा मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारा जिस्म जो है ना, हमारा जिस्म हो, दिमाग हो, दिल हो, वो एक बहुत ही इंट्रिकेट बैलेंस का नतीजा है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी कमी हो रही होती है, ज़्यादती हो रही होती है, उससे ख़राबी पैदा हो रही होती है। चाहे वो हार्मोन के लेवल हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो, कोई और डिसऑर्डर हो, किसी ना किसी तरह वो एज अ डिजीज़ मैनिफेस्ट करती है और हमें जाके उसका मुकम्मल इलाज कराना होता है। और बड़ा ही ज़रूरी है कि हम ये जानते हों कि हमने किस हिस्से की बीमारी के लिए कहाँ जाना है, कहाँ पे इलाज कराना है और वो इलाज कैसा होना चाहिए। मैं रेफ़र कर रही हूँ ऐसे ज़हनी अमराज को जिसको आजकल हम बहुत ज़्यादा डील करने में गलती कर देते हैं। वो किस लिए? क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर किसी को कोई जहनी मसला होता था, उसे आवाज़ें आती थी या कुछ दिखाई देता था, तो लोग एक्सप्लॉइट होते थे बहुत सारे ऐसे लोगों के हाथों जो अपने आप को पीर कहते थे, कुछ ना कुछ कहते थे और उनको एक्सप्लॉइट करते थे। अब क्या हुआ है? अब बहुत सारे लोग अपने आप को लाइफ कोच कहते हैं, मेंटर कहते हैं, ट्रेनर कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। यहाँ तक तो चलो ठीक था। अब बहुत सारे लोग जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं टिकटॉक पे, अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहने लगते हैं और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि आपकी जहनी बीमारी भी बिल्कुल आपकी जिस्मानी बीमारी की तरह ही होती है। ये भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई चेंजेस का नतीजा होता है आपके दिमाग में और वो हर चेंज जो है महज सिर्फ आपसे बात करने या काउंसलिंग से ठीक होने वाला नहीं होता, ना ही सिर्फ बिहेवियरल थेरेपी से ठीक हो सकता है, बल्कि उसको प्रॉपर मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए। मैं बात कर रही हूँ कि साइकाइट्रिस्ट कौन होता है। साइकाइट्रिस्ट वो डॉक्टर होता है जिसने पूरा एमबीबीएस मेडिकल ट्रेनिंग के बाद बाकायदा साइकाइट्री में फेलोशिप की होती है और सिर्फ वो इस केपेबल होते हैं कि आपको डायग्नोस करें कि आपका कोई मेंटल डिसऑर्डर है और फिर वो प्रिस्क्राइब कर सकें वो सारी मेंटल डिजीजेस के जो आपके एंटी डिप्रेसेंट्स, एंग्जियोलिटिक्स, ये सारी मेडिकेशन है और इन अ प्रॉपर डोज देखने के लिए कि आप सही हैं कि नहीं। साथ वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि जी आप काउंसलर के पास चले जाएं, साइकोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं जो आपकी थेरेपी करे। कुछ प्रोग्राम्स पहले हमने एक साइकोलॉजिस्ट को इनवाइट किया था जिन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या काउंसलिंग पे बात की थी, लेकिन आज हमारे पास जो है वो एक्चुअल माहिर नफ्सियात जिसको हम कहते हैं या जहनी अमराज के डॉक्टर हैं और मैं बहुत मशकूर हूँ ब्रिगेडियर साहब का, ब्रिगेडियर डॉक्टर फर्रुख हयात खान साहब का। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप एक साइकाइट्रिस्ट हैं, प्लीज़ बाकी सब लोगों को ये एक्सप्लेन कीजिए कि जहनी बीमारी जब होती है तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, उसको एस्टैब्लिश कराएं और डायग्नोस करवाएं। असल में जब आप साइकेट्री भी एक शोबा है जिस तरह दूसरे जिस्मानी अमराज के शोबे हैं, और जब भी आप बीमार होते हैं जिस तरह, तो आपको उसी डॉक्टर के पास जाना होता है। इसके पास जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाना, क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि जो जिस्मानी वजूहात से होती हैं। जैसे एक आदमी को ब्रेन ट्यूमर है, यानी कि कैंसर है दिमाग का, लेकिन उसकी जो बिहेवियर है, उसका जो रवैया है, वो ऐसे जैसे साइकेट्री का मरीज। बिल्कुल। तो अगर वो किसी काउंसलर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाएगा तो फिर जाहिर बात है कि उसका वो डायग्नोसिस रह जाएगा, उसकी तशखीस रह जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे साइकेट्रिस्ट के पास जब भी कोई जहनी अमराज हो, अमराज की बात कर रहा हूँ। फिर आप जाएंगे साइकेट्रिस्ट के पास, साइकेट्रिस्ट दिखेगा और उसके बाद वो तशखीस करने के बाद सबसे पहले वो जिस्मानी बीमारियों को रूल आउट करेगा। उसके बाद देखेगा कोई आप ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहे, कोई ऐसी जिनकी वजह से ये अलामात पैदा हो रही हैं, चाहे लाइक बाद दफ़ा स्टेरॉइड दे देते हैं लोग, उससे अलामात पैदा हो जाती हैं, तो ये देखेगा। उसके बाद फिर वो तशखीस करेगा कि आपको डिसऑर्डर क्या है। ठीक है। अब अगर उसको लगेगा कि जहनी डिसऑर्डर है, उसके बाद फिर वो कोई सोचेगा कि दवाई भी तशखीस करने की ज़रूरत है या नहीं है। बिल्कुल। और उसके बाद वो देखे कि कोई ऐसे स्ट्रेसेस हैं या कोई ऐसी थेरेपी है जिसकी ज़रूरत है, तो फिर वो उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देगा। और बाद दफ़ा तशखीस के लिए भी भेज देते हैं। जैसे एक आदमी को ये देखना है कि उसका ग्लोबल, उसकी कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि जहनी जो माजूरी होती है वो है या ऑटिज़म है, तो बाद दफ़ा
कुछ चेकलिस्ट के लिए भी भेज देते हैं बाज़ दफ़ा, या पर्सनैलिटी अगर हमने शख्सियत मालूम करनी है, लेकिन ज़्यादातर हम उसको भेजते हैं साइकोथेरेपी के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का जिगर ख़राब हो जाता है, हेपेटिक एन्सेफलोपैथी जिसे कहते हैं, या किसी को कोई भी बहुत ही ज़्यादा कोई और मेडिकेशन ले रहा होता है जिसका जहन पे असर हो जाता है, जिसकी वजह से वो अजीब बिहेव करना शुरू हो जाता है, या तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है, या वो अजीब चिड़चिड़ा होकर चीज़ें फेंकने लगता है, या उसकी जजमेंट चली जाती है। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई ये बेचारा तो बिल्कुल पागल हो गया, या इन टर्म्स पे इसको समझते हैं और सोचते हैं कि हमने दिमाग के डॉक्टर के पास नहीं जाना। जैसे आपने कहा, एक डॉक्टर के पास जब वो आएगा तो डॉक्टर पहले उसका बाकी चेकअप करके रूल आउट करेगा, साइकोथेरेपी तो अपनी जगह, लेकिन फिर उसको कुछ ड्रग्स प्रिस्क्राइब करेगा। अब ये जो ड्रग्स हैं, आप थोड़ा सा बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट है कि एक साइकाइट्रिस्ट पहले डायग्नोसिस को एस्टैब्लिश करके ड्रग्स को जो है वो प्रिस्क्राइब करे, और कितने अरसे के लिए और किस डोजेज में। हमारे पास जब भी कोई मरीज़ आता है तो सबसे पहले साइकाइट्रिस्ट उसकी तशखीस करने के बाद, आपको पता है कि ज़्यादातर आप भी चूँकि डॉक्टर अंदाज़ा है, हम एक मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं कि हमने दवाई पहले तो ये कि शुरू करनी है या नहीं करनी है तो मिनिमम शुरू करनी है, और उसको उस वक्त तक देना है जब तक उसकी वाकई ज़रूरत हो। उमन जहनी साइकेट्रिक जो जहनी अमराज हैं, लोगों का तसव्वुर है कि शायद ज़िंदगी भर दवा देनी होती है। ऐसी बात नहीं है। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें शायद एक ही दफ़ा दवा की ज़रूरत हो, और बात जैसे कोई ग्रीफ रिएक्शन के साथ आया, कोई एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन के साथ आया, तो आप थोड़ी मोटी दवा देते हैं जब तक वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बाद दफ़ा आपको दवा देनी होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक। जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, घबराहट है, उदासी है, इस सब में बहुत दफ़ा जब आप पहली दफ़ा बीमारी होती है तो 1 साल तक दवा देते हैं। हाँ, बाज़ जगहों पे जहाँ पे बीमारी बार बार आ रही है, जैसे किसी को बाइपोलर मूड डिसऑर्डर है और उसको बार बार रिलैप्स हो रहा है, तो फिर हम उसको शायद उसके रिलैप्सिस के हिसाब से देखेंगे कि इसको दवा 1 साल मिलनी है, इसको दवा 2 साल मिलनी है, 5 साल मिलनी है, या तमाम ज़िंदगी मिलनी है। आपने बाइपोलर डिसऑर्डर की बात की, ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी शादियां इसकी वजह से टूट जाती हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली जाती हैं कि एक लम्हे में तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं आपके साथ, बिल्कुल ऐसे जैसे आपसे बेहतर कोई नहीं, और दूसरे लम्हे में वो बिल्कुल आपको पहचानते भी नहीं, मारना कुटना शुरू हो जाते हैं, बहुत वायलेंट भी हो जाते हैं। थोड़ा सा आप बाइपोलर डिसऑर्डर को एज अ डिजीज़ एक्सप्लेन करेंगे और उसकी मैनेजमेंट भी। बिल्कुल। बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर मैं जिस तरह लोगों को बताता हूँ कि बाय का मतलब है 2, यानी इसमें मूड के 2 पोल है, एक उदासी और एक तेजी। अच्छा, इनमें जो चेंज आता है, तब्दीली आती है मूड के अंदर, फौरन नहीं आती। अच्छा, ये या तो उनको उदासी का फेज आएगा या तेजी का फेज आएगा, और फिर वो कुछ अरसे चलेगा। अच्छा, कितना अरसा? उमन उदासी का फेज ज्यादा अरसे चल सकता है अगर इलाज ना कराया जाए। ठीक। तेजी का फेज निस्बतन कम अरसे चलता है, लेकिन वो भी 6 महीने भी चल सकता है। ओके। अच्छा, एक जहनी बीमारियों में ये जहन में रखिए कि बहुत दफ़ा हम लोग समझते हैं कि इलाज फ़ौरन ज़रूरत नहीं होती, फौरी ज़रूरत होती है। क्योंकि जिस तरह शुगर की डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन जिस तरह वो क्रॉनिक होती जाती है, हमारी बीमारियों में भी फौरी इलाज कराना चाहिए। ओके, तो अब आपने बताया था 2 हो गए, उदासी और तेजी। उसमें हर एक को पहचानता जरूर है, लेकिन वो उस तरह पहचान खत्म कर देता है कि उनका अदब लिहाज खत्म कर देता है जब वो तेजी की हालत में होता है। क्योंकि जब वो तेज होता है तो ही ज्यादा बातें, ज्यादा गुस्सा, ज्यादा चलना फिरना, कभी एक काम शुरू कभी दूसरा काम शुरू, बहुत कॉन्फिडेंट, वो किसी पुलिस वाले से भी लड़ पड़ेगा, किसी की परवाह नहीं करेगा, और उसका ये होगा कि वो डिसइनहिबिटेड होता है, यानी कि वो बातें करते हुए जो हमारा एक सेंसर होता है ना कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, तो बस बोलता जाएगा, वो बोलता जाएगा। तो ये उसकी प्रॉब्लम होती है। इसमें बाज़ दफ़ा हमें काउंसलिंग भी करनी पड़ती है, उनके साइको एजुकेशन देनी पड़ती है उनके साथ वाले लोगों को, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों को हमारे यहाँ समझ लेते हैं कि शायद ये ड्रामा कर रहा है, क्योंकि या ये तवज्जो हासिल कर रहा है क्योंकि वो खा पी भी सही रहा है, तो लोग समझते हैं यार इसको तो शायद कुछ है ही नहीं, जानबूझ के करता है। लेकिन असल में तो बीमार होता है, और फिर उसको उनके घर वालों को समझाना पड़ता है कि यार देखो ये बीमारी है, जानबूझ के कुछ भी नहीं कर रहा, और इसको इलाज की जा सकती है डॉक्टर साहब, लिथियम वगैरह या जो भी इसके सॉल्ट्स होते हैं। हमारे यहाँ जो
जब हमारे अगर बाइपोलर में जो मेन चीज इंपॉर्टेंट है, एक वो तो है मूड स्टेबलाइजर। ठीक है, जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, बिल्कुल। एक सब मूड स्टेबलाइजर। वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए और घर भी ना जल जाए। हाँ, तो अगर तेज है तो हमने स्लो करना है, और स्लो होगा तो तेज करेगा। ये काम है मूड स्टेबलाइजर का। उसमें जैसे आपने जिक्र किया, लिथियम भी है, लेकिन हम उसको बहुत एहतियात से देते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो हामला औरतों को, जो औरतों को या उन औरतों को जिनमें हामला होने का वो हो, उनको पहले से बताना पड़ता है कि आपने हामला उस दौरान नहीं होना। ठीक है, फिर कुछ एंटी एपिलेप्टिक हैं, जैसे टैगरल या कार्बिमazepine है, या डाइवेल्प्रिक सोडियम है, जी। ये भी देते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये होता है कि डिपेंड करता है कि हम उदासी की फेज को ट्रीट कर रहे हैं या तेजी को। तेजी को। अगर हम तेजी को डील कर रहे हैं तो हम एंटी साइकोटिक्स देंगे, ठीक है, और अगर हम उदासी को डील कर रहे हैं तो हम एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे। ठीक है, तो एक मूड स्टेबलाइजर, एक एंटी डिप्रेसेंट, और एक मूड स्टेबलाइजर और एक एंटी साइकोटिक। ठीक है। तो ये मिनिमम है जो हम दे रहे देखिए हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो बात की है ना, ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि आपने प्रिस्क्राइब करते हुए ये बहुत केयरफुली देखा है कि भाई डिप्रेसिव फेज में है या उसको बहुत ज़्यादा उदासी तो नहीं हो रही, और फिर आपने एक प्रॉपर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है। बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे नॉन डॉक्टर्स जो कि अपने आप को इस शोबे में समझते हैं माहिर, वो क्या करते हैं, वो एक कॉकटेल ऑफ ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर लेते हैं, जिसके अंदर आपकी नींद की दवा भी होती है, एंग्जाइटी की भी होती है, एंटी साइकोटिक भी होती है, बहुत सारी। उसके जो नुकसानात हैं, उसकी जो एडिक्शन हो सकती है, जो ज़रूरत नहीं है, उसको भी प्रिस्क्राइब करें, उसका भी थोड़ा सा मेंशन करें प्लीज। ओके, इसमें बहुत से लोग, यूजुअली हमारी कोशिश होती है कि हम पॉलीफार्मेसी ना करें, पूरी हाँ। फार्मेसी ना खोलते हैं। सारी फार्मेसी ना करते हैं उधर। लेकिन बाज़ जगहों पे ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि एक दवा से ही, एक मूड स्टेबलाइजर और उसके साथ एक दवा से काम चलाएं, लेकिन बाद दफ़ा दो भी देनी पड़ती हैं। वो उसकी सिवियरिटी को, यानी कि उसकी शिद्दत को बीमारी की देखते हुए यानी आप तो देते हैं डॉक्टर साहब, आपने लोगों को ये लेकिन बताना है हाँ, कि दूसरे लोगों की दूसरी दवाई जो ना खाएं। वो असल में हमारे यहाँ इसमें दो चीज़ें, एक तो एक आपकी और बात भी क्लियर करूं, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में ज़्यादातर हमारे पास जब मर्द आते हैं ना, और उनकी बेगम को बाइपोलर मूड डिसऑर्डर हो जाए, वो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हाँ। और ज़ाहिर बात है वो ये भी सोच रहे होते हैं कि हमने शादी को रखना है या नहीं रखना। लेकिन बाइपोलर मूड डिसऑर्डर मर्द को हो तो मैं औरतों को देखता हूँ कि वो बहुत बर्दाश्त से काम लेती जी, हैं, जी, बिल्कुल। और वो ये बिल्कुल सोचती भी नहीं कि हमने करना है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर एक ट्रीटेबल चीज़ है, जिसके अंदर बहुत से डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। सिर्फ एक जो चीज़ करनी है वो मुसलसल दवा खाना है। दवा अच्छा, ये जो पॉलीफार्मेसी में बहुत से वो लोग जो साइकेट्रिस्ट नहीं और कर रहे होंगे, तो वो मिसडाइग्नोस। अब जैसे एक आदमी को तेजी है, आपने उसमें तेजी के साथ साथ एक उदासी की भी दवा लिख दी, तो उदासी की दवा तो उसको तेज कर देगी इस मौके पे, तो बिल्कुल। आप बीमारी के उल्टा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जब आप पॉलीफार्मेसी में आप एक से ज्यादा चीजों के लिए दवाई दे देते हैं, तो वो mix तो up आप हो उस जाएगी। दवाई, उस बीमारी को खराब कर सकते हैं। तो जब हम एंटी डिप्रेसेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि ग्रीफ का या फॉर एग्जांपल कोई सदमा हुआ, उसके बाद भी उनका रह जाता है, मतलब 4-6 महीना होता है ना सदमे को कोप अप करने के बाद, उसके बाद भी उनके अंदर एक ये उदासी है, हर वक्त रोना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, सोते रहना, या बिल्कुल सोचना कि हम अपनी लाइफ को एंड कर दें। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं, उनको आप कब, किस स्टेज पे कहेंगे कि भाई नहीं, आपको अब एंटी डिप्रेसेंट्स की ज़रूरत है, यू हैव एस्टैब्लिश्ड डिप्रेशन और इतने अरसे के लिए आपने लेनी है? इसमें मैं एक तो पहले एक आम उसूल बता दूं। आम उसूल ये है कि साइकेट्री की ज्यादातर जो बीमारियां हैं वो इंसान के नॉर्मल रवैये भी हैं। हम उनको बीमार या दवाई जब देते हैं जब उनमें बहुत ज्यादा शिद्दत हो, या जब वो बहुत ज्यादा मुद्दत के लिए हो, ठीक है, और उसकी फंक्शनिंग को, उसके काम करने को मुतासिर इफेक्ट कर रहे हो। नहीं तो इसकी जरूरत होती है। अच्छा, जो आपने कहा है, इसको हम जब किसी का डिपेंडेंस की भी बात करिए थोड़ा सा दवाई पे। ओके, इसके अंदर फिर दो चीजें होती हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं ग्रीफ रिएक्शन। ठीक है, ग्रीफ रिएक्शन जो है वो किसी भी लॉस की वजह से होता है। ज्यादातर जब हम बात कर रहे होते हैं तो किसी का इंतकाल हो जाए तो, लेकिन और लॉसेस में भी ग्रीफ हाँ, हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई भी हो बिजनेस सकता फेल हो गया, कुछ भी। तो ग्रीफ की रिएक्शन जो होता है उसके लिए हम उम्मन कोई दवा नहीं देते। अगर कोई नींद का मसला हो तो थोड़ी बहुत दवा दे देते हैं, क्योंकि जब हम लफ्ज रिएक्शन यूज करते हैं तो इसका मतलब है ये नॉर्मल भी रवैया है और कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर शिद्दत बहुत हो, जैसे कोई आदमी है वो डिनाइल में चला जाए, नहीं वो तो मरे ही नहीं है, या उसका वो ग्रीफ रिएक्शन खत्म ना हो रहा हो,
और वो 2 महीने से भी ज़्यादा तक शदीद उदासी हो रही हो, या शदीद उदासी शुरू से हो गई हो, या 2 महीने तक वो थोड़ी उदासी हो लेकिन चल रही हो उदासी, और या फिर उसमें जैसे आपने कहा खुदकुशी की अलामात पैदा हो जाएं, उस सूरत में एंटी डिप्रेसिंग देना ज़रूरी हो जाता है। और लेकिन वैसे आम हालात में अगर तो ये जो आम हालात में लोग बहुत सारे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं बड़े आराम से एंटी डिप्रेसेंट्स, इसका थोड़ा सा बताइए कि एंटी डिप्रेसेंट्स की भी एडिक्शन हो जाती है, इसको किस तरह से आप बीच में नहीं छोड़ सकते, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, और किस तरह बहुत कंट्रोल्ड होनी चाहिए ये चीज़? ओके, इसमें ये बात है कि जो बेंजोडाइजेपीन्स एक ग्रुप है हमारा, जिसके अंदर एक्टिवैन यानी कि लोराज़ेपैम, ब्रोमाज़ेपैम, ये वेलियम बताएं लोगों को। मैं लोगों को ट्रेड नाम लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन उनको इससे समझ आती है कि भाई नींद की गोली, और वो बड़े शौक से खा रहे होते हैं। लेक्सोटिनिल जी जैसे है, या उसके तमाम सॉल्ट्स उसकी तरह के, या वेलियम और उसकी तरह के सॉल्ट, या एक्टिवैन और उसकी तरह के सॉल्ट, या जेनिक्स और उसकी तरह के सॉल्ट। वेरी क्लियर, यस। ये सारी वो चीज़ें हैं कि ये सारी की सारी बहुत एडिक्टिव हैं, और ये ज़्यादा अरसे खाएं तो इनको छोड़ने से बहुत जहनी सेहत पे मुज़र असरात भी होते हैं, और अगर खाते रहें तब भी उसके बहुत मुज़र। अब आप थोड़ा सा इन स्लीपिंग पिल्स को बिल्कुल डिफाइन करें, क्योंकि आजकल की लड़कियां, स्टूडेंट्स, ये ड्रग एडिक्शन से ज़्यादा उनको इन स्लीपिंग पिल्स की एडिक्शन है, तो थोड़ा सा इसको बताइए। इसके अंदर कुछ और भी हैं जो, ये तो जो दवाइयाँ थी ये बेसिकली कहलाती हैं, जिनके मैंने नाम लिए, ये सिडेक्टिव हैं, लेकिन लोग इनको हिप्नोटिक के तौर पे या सोने की पिल के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन कुछ हैं जो हिप्नोटिक हैं, लाइक डॉर्मिकम, ये सोने के लिए हैं, तो उसकी ये है उसी ग्रुप की, लेकिन सिर्फ सोने के लिए होती है। तो इन सब दवाइयों की आदत पड़ जाती है। आदत का प्रॉब्लम क्या होता है, आज आप एक गोली खा रहे हैं तो और नशों की तरह कुछ अरसे बाद एक गोली काम छोड़ देगी, फिर आपको 2 खानी पड़ेंगी, फिर आपको 4 खानी पड़ेंगी, और फिर आप छोड़ नहीं सकेंगे। उसके अलावा ये आपके समझ लें कि आम फहम अल्फाज में कहूँ, ये आपके कंप्यूटर को दिमाग के स्लो कर रहा है, बिल्कुल सुन कर रहा है, आपके इमोशंस को सुन कर रहा है। आप लाइफ को उस तरह एंजॉय नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपने अपनी एंग्जाइटी को सुलाने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके साथ आपके ट्रेमर्स आ जाते हैं, उसके साथ आपकी याददाश्त पे बहुत बुरा असर पड़ता है, आपकी चलना फिरना, काम करना, आपके एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं। सो इतनी ज़्यादा इसकी वो हैं खराबियां हैं कि 6 हफ्ते से ज़्यादा कभी भी नहीं खानी चाहिए। मिनिमम ज़्यादातर हम कहते हैं कि 2 हफ्ते के अंदर ख़त्म कर लें। अगर बहुत मजबूरी हो तो हम कोशिश करते हैं कि चलो 6 हफ्ते तक इसको ख़त्म करवा दें। खुद से कभी नहीं शुरू करनी चाहिए। आजकल बहुत सी और अच्छी दवाइयाँ हैं जो हम दे सकते हैं और जिनकी उतनी आदत भी नहीं होती, तो इसलिए मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। दूसरा जो आपने एंटी डिप्रेसिंग्स के अपने भी बहुत से नुकसान आते हैं, लेकिन जब वो आपको पता है कोई भी हथियार, कोई भी चीज गलत आदमी के हाथ में हो तो वो बिल्कुल एक नशा बन जाता है, तो वो नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर वो एक साइकियाट्रिस्ट हो तो वो जुडिशियसली यूज करेगा, एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा, तो कोई नुकसान नहीं है। तो आपने सुना है ना कि अगर आपको इस तरह का कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो प्लीज़ पहले साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए और एनालिसिस कराइए कि वाकई आपको इसकी ज़रूरत है कि नहीं और कितने अरसे के लिए। खुद से एंग्जियोलिटिक और एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक मेडिसिन आपने नहीं लेनी। अब हम थोड़ा सा साइकोसिस पे आते हैं डॉक्टर साहब। बहुत सारे लोगों को हेल्यूसिनेशन होती है, जैसे उनको चीज़ें जो नहीं है वो नज़र आना शुरू हो जाती है, आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, खुद भी उनकी आवाज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और लोग समझते हैं शायद ये पोजेस्ड है, इन पे जिन है, उनको जाके मार कुटाई करवाते रहते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि कितना नॉर्मल है और कितनी आम हालात में ये हो सकता है। जब हम साइकोसिस का जिक्र करते हैं और हम फंक्शनल साइकोसिस का जिक्र करें तो उमन 2 बातें होती हैं। एक समझिए स्किज़ोफ्रेनिया और उससे मुताल्लिक डिसऑर्डर्स है, और दूसरे बाइपोलर में मेनिया या डिप्रेशन के साथ साइकोटिक फीचर्स। साइकोटिक फीचर्स का मतलब होता है ऐसे ख्यालात जिनको हम कहते हैं फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ, जो आउट ऑफ कल्चर होते हैं, आउट ऑफ एजुकेशन होते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं थोड़ा से आसान ज़बान में बताएं। तो देखिए, जब आपको अचानक ऐसे लगे ना कि कोई बंदा आ रहा था, मेरा गला दबा रहा था, या मैंने एक आदमी देखा अपने इधर गुजरते हुए, या मुझे कोई आवाज़ें आने लगती हैं, या आपके अंदर से भी आवाज़ है, तो इसको बोलते हैं साइकोसिस। मतलब आपने ऐसी चीज़ें इमेजिन कर ली, ऐसी चीज़ों का आपको लग रहा है कि हकीकत बन गई, जो कि असल में हकीकत नहीं है। जैसे आपने कहा हेलुसिनेशंस में ऐसा होता है कि वो चीज़ें मौजूद नहीं होती, लेकिन आपको
उनका इदराक हो रहा होता है, बिल्कुल। उनकी आप परसीव कर रहे होते हैं। जैसे कोई मौजूद नहीं है लेकिन आपको कान में आवाज़ें आ रही हैं। यूजुअली स्किज़ोफ्रेनिया में ये आवाज़ें जो आती हैं वो आपके खिलाफ होती हैं और ये एक या एक से ज़्यादा आवाज़ें होती हैं आपको डरा रहा होता और है वो कोई। आपस में आपके बारे में बुरी बुरी बातें कर रही होती हैं। तो जब आप बाज़ लोगों को देखते हैं कि वो बुरा भला कह रहे होते हैं, जैसे कुछ किसी से बात कर रहे हो, हाँ। तो असल में वो उन आवाज़ों को जवाब दे रहे होते हैं। उसी के साथ बाज़ दफ़ा उनको ऐसा लगता है जैसे डिल्यूजन, जिसमें हम कहते हैं कि जैसे दिखाई देता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, जिसमें लगता है उनको कि लोग उनके खिलाफ हैं, उनको मारना चाहते हैं, एजेंसियां उनके पीछे पड़ी हैं, उनकी वीडियो बनाई जा रही है, उनकी वीडियो बनाई जा रही है, उनको कैमरे फिट किए हुए ये हैं। सब उनका ख्याल होता है, ये असल सब में नहीं होता। उनका ख्याल होता है, लेकिन असल में ये चीज़ नहीं बेसिकली शकी मिजाज के हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा शक बहुत करने ज़्यादा। लगते हैं हर बात पे। बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो एक तो इन लोगों को लोग जिन्नात समझते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन जिन्नात के पास हमारे लेके जाते हैं वो दो लोग हैं। एक वो जिनको मिर्गी होती है, जिनको बार बार दौरा पड़ता है और वो गिर जाते हैं। आपको पता है एक जिस्मानी तकलीफ है बिल्कुल। जहन की, जी। और उसका इलाज न्यूरोफिजिशियन करते हैं, बिल्कुल। लेकिन लोग उनको इधर उधर ले जाते रहते हैं। हैं। और दूसरा जो है वो है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। ठीक है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का पहले नाम था हिस्टेरिया, अच्छा। जिसके अंदर आपने देखा होगा कि लोगों पे जिन्नात आ जाते हैं। मतलब चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अजीब सा बिहेव लोग करते नहीं, हैं। बाज़ दफ़ा वो जिसको ये लोग आम हालत में आमिल कहते हैं, हाजिरी भी देते हैं। अच्छा। यानी कि वो जिन्नात की आवाज़ में बोलने की कोशिश भी करते हैं। ये कहेंगे कि मैं फलाना जिन हूँ या मैं फलानी चुड़ैल हूँ। असल में कुछ नहीं होता। मैंने अपनी इस पूरी 92 से साइकेट्री कर रहा हूँ, मैंने कम से कम 350-400 लोगों को जिन्नात की आवाज़ में बोलते सुना होगा, जी। लेकिन उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसको वाकई जिनो। अब जैसे एक मेरे पास बच्चा आया, उनके घर वाले सब कन्विंस थे कि इसको जिन्नात हैं घर में। लाइटें बंद होती हैं, खुलती हैं, दरवाजे बंद होते हैं, आवाज़ें आती हैं, सब कुछ उनको ये महसूस होता था। वो लड़का भी इसी तरह दौरे पड़ते थे उसको। मेरे पास आया, मैंने उसको थोड़ा सा सजेशन दी, तो फौरन ही मुझे पता था अब जिन आ जाएगा। तो जिन आ गया। तो मैंने उस जिन से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तो उस जिन ने क्या कहा होगा? उस जिन ने कहा कि इस लड़के को PIA में नौकरी दिला दें। असल में वो 16 साल का बच्चा था, माँ बाप ने उसका नातका बंद किया हुआ था, उसको कहते थे कि तुम निखट्टू खाने पीने के लिए पैदा हुए हो। तो वो बच्चा बेचारा परेशान होके एक तरीके से अनकॉन्शियसली उसने ये रूप किया जिसके अंदर जानबूझ के नहीं किया, ड्रामा नहीं हाँ, है। ये ड्रामा नहीं होता, आपका सबकॉन्शियस इतना स्ट्रांग हो जाता है वो ऐसा करता है वो- कि आपको ये दौरे पड़ने लगते हैं, लेकिन हमेशा उसके पीछे कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई होता मसला होता है। ठीक है। इलाज जिन्नात नहीं है, इलाज उस कॉन्फ्लिक्ट को तलाश करके उसको हल करना है। बिल्कुल। जैसे बाज़ लोग और औरत होती हैं, गलत जगह शादी हुई, अब वो शादी जैसी हुई तो पता चला कि उसको फालिज हो गया अचानक। सबसे पहले तो हम मेडिकल कॉज रूल आउट करेंगे। हाँ, कि कोई और जब सब चीज़ें रूल आउट कर चुके तो हमें वैसे भी हमें अलामात से जाहिर हो जाता है कि ये हिस्टेरिया है या जैसे बेहोश होती रहती हैं, बार बार बेहोश हो गई। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि जब ये होता है तो उनको एक तो वो दौरा ही उनके लिए थोड़ी देर जहनी सुकून का बायस होता है। दूसरा ये कि लड़के वाले भी इनकार कर देंगे, तो सेकेंडरी गेन भी हो जाता है कि जहां वो शादी नहीं करना चाहती थी तो वहां पे खुद ब खुद ही लड़कों की तरफ से डर के नो हो गया। क्योंकि हिस्टेरिया ज्यादा लड़कियों में होता है इसलिए मैंने मिसाल दिया, लेकिन लड़के भी ऐसे आते हैं। हाँ, लेकिन ये हिस्टीरिया के भी तो जो पहला वाला लड़का था, बिल्कुल रीजंस भी तो होते हैं ना, ये जो घुटा हुआ माहौल है, उनकी बात ना सुनना और Conflict. सारा कुछ, और फिर वो इवेंचुअली जाके उनके दिमाग के साथ ऐसे असर भी करने लगता है। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ऐसे ख्वाब आते हैं, डरावनी ख्वाब आते हैं, या वो चीज़ों से डरते रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा फियर होता है और कांपना शुरू हो जाते हैं, किसी को फेस नहीं कर सकते इस तरह के, और एंग्जाइटी, कोई भी काम करने से पहले उनको इतना सिवियर उससे खौफ आने लगता है कि वो अटेम्प्ट करने से पहले ही वो हो जाते हैं। क्या ऐसे लोगों को एंग्जियोलिटिक्स देना ठीक है? ये जो आप कह रही हैं इसमें ये होता है कि एंग्जाइटी जो है, पहली बात हमें ये जहन में रखनी चाहिए कि एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं हेल्दी एंग्जाइटी, वो आपको फ़ायदा देती है। ठीक है। यानी कि एक ख़ास लेवल तक एंग्जाइटी हो
तो वो आपको बेसिकली फायदा करती है, मोटिवेट करती है, आपको उस काम की तरफ मुतवज्जो करती है। ठीक है। जैसे आप एक काम, इम्तिहान आ रहे हैं तो आपको कोई परवाह नहीं है भी इम्तिहान की डेट अनाउंस नहीं हुई है। जैसी इम्तिहान की डेट अनाउंस हुई, हेल्दी एंग्जाइटी डेवलप हुई और आपने चाहा कि अब मैं पढ़ना शुरू कर। हाँ। फिर होती है उसके बाद जिसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल एंग्जाइटी, बीमारी बन जाती है। बीमारी बन जाती है, उसको हम एंग्जाइटी स्टेट कह लें। वो मुख्तलिफ फिर उसकी फॉर्म है। जैसे अगर किसी एक खास चीज से आप सिचुएशन से चीज से करते हैं तो हम उनको फोबियस कहते हैं। जैसे आप बाज़ लोग सोशल, बाज़ों को हाइट का फोबिया है, बाज़ों को छुपकली का है, बाज़ों को सोशल फोबियाज होते हैं जिनके अंदर वो लोगों के सामने तकरीर नहीं कर सकते, अजनबी लोगों के सामने बात नहीं कर सकते। बाज़ लोगों को हर वक्त ये रहता है कहीं मुझे दौरा ना पड़ जाए, बेहोश ना हो जाऊं, घर से बाहर निकलना, जिसको हम एगोराफोबिया कहते हैं। यानी उन्हें पैनिक अटैक लाइक होने लगते हैं जब वो क्राउड्स में होते हैं या ऐसी जगहों पे जहां से वो निकल ना सके। ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। फिर एंग्जाइटी बाज़ लोगों में ट्रेट होती है, जैसे पर्सनैलिटी की हिस्सा होती है, जिसको हम कहते हैं एंग्शियस पर्सनैलिटी ट्रेट्स, यानी कि एक आदमी में की शख्सियत में थोड़ा सा परेशान होना लिखा है। तो वो बचपन से देखेंगे इम्तिहान से पहले परेशान हो जाते थे, किसी चीजों पे परेशान हो जाते थे। किस स्टेज पे हमें पता चल जाए कि नहीं अब ये एक बीमारी बन गई है और इसको मेडिसिन? हाँ, मैंने आपको कहा उसके 3 उसूल हैं। ठीक है। शिद्दत ज्यादा हो, ठीक है, ड्यूरेशन ज्यादा हो या मुद्दत ज्यादा हो, और आपकी फंक्शनिंग खराब करते, जो आपका पोटेंशियल है, जो आपके अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं और जो आपकी रोजमर्रा के काम हैं और रोजमर्रा की आपकी चीजें हैं, उन पर असरअंदाज होना शुरू करते। फिर दवाई की जरूरत है, लेकिन दवाई में एंग्जियोलिटिक कभी भी अकेली दवा नहीं दी जाती। ठीक है। एंग्जियोलिटिक सिर्फ हम एक सूरत में देते हैं कि अगर हम कहें कि कोई कहे कि मुझे इंटरव्यू से पहले बहुत घबराहट होती है या मुझे एग्जाम से पहले होती है, तो मैं कहूँगा अच्छा यार छोटी सी एक एंग्जियोलिटिक है, ये तुमने सिर्फ उससे 1 घंटे पहले खा लेना है। लेकिन कहूँगा कि ये मुसलसल नहीं खाना, चूंकि आदत पैदा करेगी। तो एंग्जियोलिटिक्स जब बेंजोडाइजेपिन यूज करते हैं वो सिर्फ वक्ती होती है। ठीक है। असल जो हम लोग एंग्जियोलिटिक्स यूज करते हैं वो यूजुअली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स को एंटी एंग्जाइटी के तौर पे यूज करते हैं, क्योंकि उनकी आदत पैदा नहीं होती। और अगर प्रॉपर किसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो उसको तकरीबन 9 महीने से 1 साल, जिनमें आजकल एक जो बहुत कॉमन देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा पहले नहीं देखता था इतना, वो है पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें घबराहट के दौरे होते हैं, जिसमें सांस रुकता हुआ महसूस होता है, दिल की धड़कन तेज होती है, मुंह खुश्क हो जाता है, जिस्म कांपने लगता है बगैर किसी वजह के, और उनको ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूं। और फिर वो किसी हॉस्पिटल जाते हैं, सारा मुआयना होता है, सब चीजें नॉर्मल निकलती हैं, लेकिन उनको ये दौरे पड़ते रहते हैं, पैनिक अटैक्स जिनको हम कहते हैं। तो ये जो आप पैनिक अटैक्स के जो दौरे होते हैं ये भी आजकल कॉमन है। तो ये सारे एंग्जाइटी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, और इन सब में हम बेसिकली एंटी डिप्रेसेंट्स को एंटी एंग्जाइटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और वो एक साइकियाट्रिस्ट ही कर रहा होगा। ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जिनको आजकल होता ही है कि वो एक्चुअली पूरे दिन भर सोते रहते हैं और उनको कहते हैं कि रात को हमें जी नींद नहीं आ रही, हमें इंसोम्निया हो गया, इसलिए अब हम स्लीपिंग पिल ले रहे हैं। तो थोड़ा सा आप ये भी बताते चले लोगों को कि भाई एक तो आपने दिन में एक्सरसाइज भी करनी है, दिन में सोना नहीं है, बहुत ज़्यादा कैफीन नहीं लेनी, और ये जो सोशल मीडिया एडिक्शन है ये भी बहुत बड़ा रीज़न है आपके इंसोम्निया का। तो थोड़ा सा ये बताइए कि बजाय इसके कि फ़ौरन आप स्लीपिंग पिल्स की तरफ जाएँ, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग हो गई, मजीद एक्सरसाइजेज या चीज़ें जिससे कि आपको ये इंसोम्निया ना हो और प्रॉपर टाइमिंग पे स्लीप हो? इसमें जो एक चीज है वो है बहुत अहम, उसको हम कहते हैं स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन का मतलब है सबसे पहले तो वो जैसे हर डॉक्टर करते हैं, हर बीमारी में हमने ये देखना है कि नींद ना आने की वजूहात क्या है। बाद लोगों को दर्द की वजह से नींद नहीं आती, तो आपने दर्द का इलाज करना है, ठीक है ना। बाद लोगों को किसी साइकियाट्रिक बीमारी की वजह से नींद नहीं आ रही है तो साइकियाट्रिक बीमारी का इलाज। वो कौन सी है जिसमें नींद नहीं आती? जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन, उदासी है, यासियत या उदासी, या जैसे घबराहट या एंग्जाइटी है। इन और भी बहुत सी हैं, मेनिया है जो जिसमें आप बहुत तेज हैं ऑलरेडी, तो दिमाग बहुत तेज, जो आपका कंप्यूटर तेज हो जाता है बहुत। मेरा हर वक्त तेज रहता है। ठीक है। लेकिन जब तक आपकी फंक्शनिंग सही है तो हम आपको बीमार नहीं कहेंगे। सही है ना। तो जब वो होता है मेनिया या जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, इन सब के अंदर ज्यादातर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर ये बीमारियां होती हैं। और बाद दफा ऑर्गेनिक कंडीशंस में लाइक डिमेंशिया में डिलीरियम, यानी कि जो
लोगों के अंदर हो जाता है ना, जैसे फॉरगेटफुलनेस, बुढ़ापा होता निसियान है। का मर्ज बुढ़ापे में, या जैसे अगर किसी बीमारी की वजह से वो कंफ्यूज हो जाए, उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, उन सब में भी बाज़ दफ़ा नींद खराब हो जाती है। ये तो नहीं, वो है जो नींद, हाँ। जो नींद के बीमारियां हैं जिनको। दूसरा जो आपने कहा उसका वो ये है कि स्लीप हाइजीन में हम उनसे कहेंगे, कोई एक आम आदमी है जिसको कुछ नहीं है, फिर अब बात हो रही है, वो कहेंगे कि भाई एक तो तुम नींद का वक्त मुकर्रर करो, जैसे ठीक है। सोशल मीडिया पे वो नहीं, सोने से 2 घंटे पहले तुमने बंद कोई कर दो। कैफीन नहीं लेनी, और तुमने कोई फोन नहीं टीवी देखना के अपना। वो शोज नहीं देखने जिनके अंदर तुम्हारा खून गर्म हो रहा हो, जो यानी कि बिल्कुल। तुम्हें जज्बात Excite को कर रहे हो। इश्तियाल पैदा कर रहे हो। ओके, कोई किताब भी ऐसी ना पढ़ो, ऐसी किताब पढ़ो जो थोड़ी सी Calm बोरिंग हो। सी हो, काम डाउन करने वाली हो। अच्छा, जब आप लिखने के लिए जाएं तो आपने ये सोच के नहीं जाना कि आज मुझे नींद आएगी या नहीं आएगी। ये जो चीज़ होती है ये आपके अंदर एंग्जाइटी पैदा कर देती है, और जब एंग्जाइटी पैदा करती है तो आपका रेक्टिकुलर एक्टिविटी, यानी कि आपके जिस्म का वो निज़ाम जो आपको जगाए रखता है पूरे दिन, वो एक्टिव हो जाता है। जब आप कोई भी फिक्र या कोई भी आपका ऐसा इमोशन, ऐसा कोई भी जज्बात आ जाएं जैसे एंग्जाइटी वाले, तो आप एकदम से घबराहट की, आपको घबराहट कि मैं आज सोच सकूंगा या नहीं सोच सकूंगा, आपका वो सिस्टम एक्टिव हो गया। बिल्कुल। इसलिए आपने उसको एक्टिव नहीं होने देना, ये सोच कर जाएं कि चलिए, मुझे एक कॉलर आ सोना गए। नहीं है, सिर्फ रेस्ट करना। ठीक है डॉक्टर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं? फरहाद बोल रहा हूँ हरिपुर से। जी बताइए, बताइए फरहाद। जो बदतमीजी से बोलते हैं ना लोग, उनसे बात करके मुझे एंजाइटी होती है। देखिए, अच्छा जी, थैंक यू। बदतमीजी से बात करना तो वैसे ही गैर मुनासिब है। अब हमारे इस मुल्क में कल्चर हो गया है जी जी, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये गैर मुनासिब है। जी। आपको पता है, अगर मैं अपनी नस्ल के हिसाब से सोचूं, उस ज़माने में लोगों में क़ुव्वत बर्दाश्त इस मामले में बहुत ज़्यादा थी, और यूजुअली शाइस्तगी को और इसको बहुत अहमियत दी जाती थी, तरबियत का हिस्सा होता था। जी। आजकल ये उल्टा है। तो देखिए, मेरे ख्याल में अगर कोई आपसे बदतमीजी से बात करता है तो सबसे पहले तो वो अपना किरदार जाहिर कर रहा है, अपना ज़र्फ जाहिर कर रहा है। तो आपने तो react वैसे नहीं करना। आपके रिएक्शन, आप क्यों उसके लिए, आप उसको अगर इस तरह सोचें कि ये इसकी अपनी तरबियत और इसकी अपनी चीज़ जाहिर कर रही है, तो मैं तो जवाब कैश दूंगा में तो ना मैं आए। भी उसी की तरह बिल्कुल। एक्ट करने लगूंगा, उसी की तरह मैं कर रहा हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन हाँ, गुस्सा आना या उसके ऊपर टेंशन में आ जाना या गुस्से में या परेशानी में आ जाना, ये एक नॉर्मल है, मेरे ख्याल में नॉर्मल चीज़ है। लेकिन वो जो आपने अभी कहा था ना, मेरे ख्याल में उसमें एक थोड़ा सा सांस डीप लेने। ब्रीथ करें, कहें कि आराम से एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, और साथ कहें यार ये इस बंदे का मसला है, मैं आपको एक मजे की मुझे ये काम नहीं करना। बात बताती हूँ। मैं कुवैत में रही हूँ, मेरी प्रैक्टिस भी रही है वहाँ पे बहुत अच्छी बात है, जब जैसे ही किसी को गुस्सा आता है ना तो वो कलमा बोलते हैं ऊंचा ऊंचा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना। यकीन माने वो जो थेरेपी है ना, आप जैसे ही किसी को गुस्सा आ रहा है, आपका दिल कर रहा है मैं उसका मुंह तोड़ दूँ अभी, स्पेशली कोई आपको ओवरटेक करके गया है या कोई आपको गाली दे रहा है, बदतमीजी, आप जब कलमा बोलते जाते हैं ना तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा सूद हो जाता है। और मैं आपको बताती हूँ, बड़े मजे की बात है, थोड़ा सा लाइटर नोट के लिए, कि इसी तरह से एक लड़ाई हो रही थी हमारे मोहल्ले में यहाँ पे। तो मेरी अम्मी को ये आदत थी, तो मेरी अम्मी ने जाके उसको बोला, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वो कहता है मैं लड़ रहा हूँ, मैं मर तो नहीं रहा। तो ये हमारे यहाँ थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। आपने बहुत अच्छी बात की है। और हमारी एक होती है, जो मैं लोगों को बता रहा होता हूँ जिनको एंगर इश्यूज होते हाँ, हैं, exactly. तो उसके लिए हम लोग करते हैं एंगर मैनेजमेंट। ठीक तो है। एंगर मैनेजमेंट का तकरीबन वही पॉइंट्स हैं, यानी गुस्से को काबू करने के तकरीबन वही चीजें जो इस्लाम ने हमें बताई हुई हैं, सिखाई हुई हैं। कुछ आप कह लीजिए उसमें बिल्कुल ऐसे ही है। साइंटिफिक चीजें डालकर। तो उसके अंदर एक बहुत अहम जुज जो है वो है दुरूद शरीफ। बिल्कुल। क्योंकि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई, अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते और हैं, ऑटोमेटिकली और सुकून आ ऑटोमेटिक जाता आप है। कहते हैं वो बहुत गुस्सा करने वाले बिल्कुल नहीं थे, देखिए, उन पे तो कूड़ा मैं भी फेंका, नहीं फिर करूँगा। भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं सायरा रियाज बोल रही हूँ दीपारपुर से। जी बताइए। जी मैं 20 साल की हूँ और मुझे ना 2 साल हो गए डिप्रेशन हो गया था। ठीक है। तो मैंने इलाज तो करवाया, लेकिन अब मुझे गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है और नींद का भी बहुत ज्यादा मसला है। कभी ज्यादा आती है, कभी पूरी पूरी रात नहीं आती।
अभी आप दवाइयाँ और ले रही हैं? गुस्सा भी आता है। दवाइयाँ जी? ले अभी दवाइयाँ ले रही हैं? नहीं, अभी नहीं ले रही। ओके जी डॉक्टर साहब। जैसे इन्होंने कहा कि 20 इनका साल के। गुस्सा 2 साल से है, तो सबसे पहले तो एक हमने ये देखना है कि जो वही, फिर मैंने कहा हर जगह मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने देखना है गुस्से की वजह क्या है और उसके पीछे कोई और बीमारी तो नहीं है। हाँ। अगर फर्ज करें इनका गुस्सा डिप्रेसिव डिसऑर्डर ही की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि या तो थोड़ा सा इनकी दवाइयाँ इन्होंने प्रीमेच्योर बहुत जल्दी बंद कर दी हैं, ठीक है। या इन बाद दफ़ा होता है कि हम लोग प्रॉपर सही तादाद में या सही डोज में नहीं ले रहे होते, या हम सही वक्त के लिए नहीं ले रहे होते, या मुमकिन है दवाई को तब्दीली की ज़रूरत हो जो इन्होंने दोबारा से उसके पास साइकियाट्रिस्ट के पास ना गई हो, या कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो हम दवा छोड़ देते हैं लेकिन साइकियाट्रिस्ट के पास भी नहीं जाते। डिप्रेशन एक काबिल इलाज मर्ज है, इनको 2 साल से खामखा इस तकलीफ से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। जो इनके नज़दीक तरीन जिस पे इनको ट्रस्ट है एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट दें। इनकी नींद का इलाज भी हो सकता है, गुस्से का भी, क्योंकि ये दोनों अलामात हैं डिप्रेशन की, ये दोनों बीमारियां नहीं हैं इनकी। जैसे एक दरख्त हो तो हम उसकी जड़ें नहीं काटते, हम उसको उसके रूट्स को देखेंगे, उसकी जड़ों को देखेंगे, क्योंकि जड़ डिप्रेशन है। तो मेरे ख्याल में जाएं, और अगर किसी मौके पे साइकियाट्रिस्ट फील करता है कि कोई इनके अंदर ऐसी बातें भी हैं जहाँ पे और थेरेपी की जरूरत है, फर्ज करें कि मियाँ बीवी के झगड़े हैं तो फिर साथ में शायद मैरिटल थेरेपी की भी ज़रूरत हो, और साइकोथेरेपी। डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी है, हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली लड़कियाँ हैं तो उनको बहुत ज़्यादा विटामिन डी की कमी भी होती है, उनको साथ हार्मोनल इश्यूज होते हैं जैसे पीसीओडी हो गया, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, या जैसे मर्द हजरात हैं उन्हें हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर या बीपी बढ़ा होता है। इन सारी चीज़ों की वजह से भी तो अक्सर बहुत सारे मूड डिस्टर्बेंसेस रहती हैं। तो आप थोड़ा सा ये भी बताइए कि ये इस साइड पर भी जाया करें, ये भी चेक करा लें, और अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या हार्मोनल इम्बैलेंस है, फॉर एग्जांपल आपके हार्मोन सही नहीं है किसी और वजह से, या आप सही तरह से वो नहीं ले रहे, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। जैसे आपने कहा, देखिए इसमें 2 बहुत अहम बातें जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक ये कि हमने हमेशा इलाज बायो साइको सोशल मॉडल पे करना पूरा है, यानी कि हमने उसकी जिस्मानी अलामात को भी देखना है, उसकी जहनी अलामात को भी देखना है, और उसकी माशरती बातों को भी देखना है। ठीक है। और इन तीनों को देखना है, और इलाज भी इन्हीं तीनों लाइनों पे करना है। दूसरी चीज़ जो आपने कहा, हमने उसकी होलिस्टिक इलाज करना है। हाँ। होलिस्टिक का मतलब होता है कि हर हमने पहलू से हमने टनल विजन एक बिल्कुल उस तरह नहीं देखना कि हमने इतनी से इस तरह करके दूरबीन से देखना, नहीं, हमने उस बंदे में, उस आदमी में ये देखना है कि इसकी क्या क्या बीमारियां हैं। जैसे उसको उदासी तो है, साथ में डिप्रेशन, उदासी के साथ साथ उसको डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, तो इसका मतलब है उसका उदासी का इलाज भी होना है, और उनका और भी उसका अगर उसको एनीमिया है तो खून की या तो कमी। एनीमिया यानी कि खून की कमी, या तो खून की कमी की वजह से उसको डिप्रेशन जैसी अलामात हो रही हैं। हाँ। तो फिर तो आपको शायद डिप्रेशन का इलाज करने की जरूरत नहीं, एनीमिया का इलाज करना है। लेकिन अगर फर्ज करें दोनों चीजें हैं तो हमें एनीमिया को भी, खून की कमी को भी सही करना है, और साथ में उदासी का इलाज भी करना है। तो हमने दोनों चीजें करनी बिल्कुल, है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी लड़कियों को खून की कमी होती है, सांस फूल रही होती है, थक रही होती है, और उससे भी डिप्रेशन होता है एसोसिएटेड। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉलर की जानिब। जी जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी बताइए। मेरा लड़का था जी, 2 साल पहले इसको ये मिर्गी का असर हुआ था जी। ठीक है। तो फिर उसको ये एटवाल ठीक है। 250 2 टेप दिया, तो वो ये मार्च में इसने बंद किया था डॉक्टर साहब ने। तो अभी ये दोबारा शुरू होता है, अभी ये लेरेक्स और एटवाल दोबारा शुरू किया है 3 महीने, और कितना असर खाना है? अच्छा ठीक है, मिर्गी है, न्यूरोलॉजिकल इशू है, दवा उन्होंने बंद कर दी और अब फिर रिज्यूम की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कब तक रिज्यूम रखनी है। ये देखिए, वैसे तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं यूजुअली एपिलेप्सी का इलाज जब करता हूँ जब उसके साथ कोई रवैयों में तब्दीली या उसकी जज्बाती कैफियत या उदासी या कोई और चीज़ हो, यूजुअली हम इनको भेजते हैं उमन न्यूरोफिजिशियन के पास। बिल्कुल। अच्छा, अब एपिलेप्सी के अंदर जब पहली दफ़ा जैसे इनको हुआ था तो उसमें ये होता है कि जब आखिरी दौरे के 3 साल तक इलाज करना होता है, यानी जो जैसे एक आदमी को आखिरी दौरा पड़ा है तो उसके 3 साल बाद तक इलाज करना है। उसमें एक एहतियात बहुत करनी है कि कभी दवा मिस नहीं करनी।
क्योंकि अगर आपने 2 साल इलाज कराया और एक दिन भी दवा मिस की तो उसका effect- दोबारा दौरा पड़ सकता है और फिर आपको दोबारा 3 साल पूरे करने होंगे। बिल्कुल। तो उमन जो है ये दौरे के 3 साल तक रहता है। अब इनके बच्चे को इनको 3 वो दौरा पड़ चुका है दोबारा, तो अब इन्होंने मजीद 3 साल तक इलाज कराना है। दवा बहुत बाकायदगी से खिलानी है ताकि कोई दौरा बीच में ना पड़े। अगर कोई दौरा पड़े तो फ़ौरन न्यूरो फिजिशियन के पास लेके जाएं और दवा के अंदर या दवा को बढ़वाएं या दवा में तब्दीली करेगा वो जो न्यूरो फिजिशियन महसूस करता है। लेकिन आखिरी दौरे के 3 साल बाद इनके बच्चे का इलाज बंद हो जाएगा। सिर्फ कुछ मखसूस जगह हैं जहाँ पे बाज़ दफ़ा बंद नहीं होता। वो ऐसा है कि दिमाग को बहुत नुकसान पहुंच चुका है। जैसे किसी बच्चे को बचपन में गर्दन तोड़ बुखार या झिल्ली या दिमाग का बुखार हुआ था और उसमें उसके दिमाग का कुछ हिस्सा ज़ाया हो गया और उस ज़ाया हिस्से की वजह से उसके दौरे रुक नहीं रहे या उसके पड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी दवा के साथ रुक भी गए, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, इसका इलाज शायद हमें ज़िंदगी भर करना हो। तो बहुत मखसूस जगह हैं जहाँ पे ज़िंदगी भर इलाज करना होता है, नहीं तो आखिरी दौरे के 3 साल बाद। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमन हो गई है और वो है आपकी ड्रग डिपेंडेंस इन द टर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन जो है, जो मंशियात है। और यूजुअली ऐसा ही होता है कि जिन लोगों को अपने बारे में बहुत लो सेल्फ एस्टीम होता है या बहुत एडवेंचर करना चाह रहे होते हैं या फ्रेंड्स के उसमें पड़ जाते हैं, फिर वो ड्रग एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो क्या ड्रग एडिक्शन का साइकाइट्री में इलाज है? क्या इस तरह की अल्कोहल हो गया, शराबी हो गया या दूसरी जो भी मंशियात हैं, उससे निकाला जा सकता है वाया साइकाइट्रिक हेल्प? सबसे पहले तो इसके अंदर एक सोशल और लीगल, एक कानूनी और माशरती मसला है, वो बता दूं। जी। एक तो ज़ाहिरी बात है कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ तो ड्रग डिपेंडेंस या नशे का आदी होने का वजूहात देखना है और उन वजूहात का सद्देबाप करना है। ठीक है। तो हमने ज़ाहिरी बात है सद्देबाप में एक बहुत बड़ी वजह कानून, कानूनी इस्लाहात करना, कानून को ज़्यादा मौसर बनाना, इसकी अवेलेबिलिटी या जहाँ से वो मिल रही है उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि इसके इलाज के सिलसिले में, चूँकि इलाज तक अपने महदूद रखूँगा, आजकल एक व्यापार कारोबार बना दिया है कि रिहैब सेंटर्स के नाम पे हज़ारों जगह खोल ली हैं। मैं सबको मशवरा दूंगा कि साइकियाट्री में उमूमन मंशियात की बीमारी के साथ उमूमन उसको कोई साइकियाट्रिक या नफ्सियाती या जहनी मर्ज भी होता है। बिल्कुल होता है। आप किसी भी रिहैब सेंटर में जाएं और जब तक उनके यहाँ साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट ना हो, यानी कि ये 2 कम से कम ना हो, साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और अच्छा इंतजाम हो, मारपीट और ये चीजें ना हो, बिल्कुल सिर्फ उसी सेंटर में जाएं। आजकल लोग क्या करते हैं कहीं भी चले जाते हैं, वो एक्चुअली वहां से बेच रहे होते हैं। कुछ साइकियाट्रिस्ट नहीं होते वो लोग, इन्होंने या एक कोर्स है, जो कोर्स करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक कोर्स है जैसे कोलंबो प्लान है, उसमें आपने ड्रग एडिक्शन के बारे में तो आपको सिखा दिया गया है, लेकिन आपको साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स तो सारे नहीं आते। तो उनकी मौजूदगी से एक रिहैब सेंटर में फायदा जरूर होगा। बिल्कुल। और खास तौर पे जिस साइकियाट्रिस्ट ने कोलंबो प्लान भी किया होगा वो ज्यादा इक्विप होगा। लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेशंस पे नहीं जाना, हाँ, पूरी एजुकेशन। अब ये जो हमारे यहाँ लोग होते हैं वो सेंटर खोल लेते हैं, सेंटर खोल के वो एक नई कोई जो अभी साइकोलॉजिस्ट बनी होती है, जिसको साइकोथेरेपी की अलिफ बे भी नहीं आती होती, उसको साथ रख लेते हैं और एक कारोबार बनाया हुआ है, घिनौना कारोबार बनाया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। कॉलर की जानिब भी बढ़ते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? जी बताइए। जी, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं डॉक्टर सरगोदर से दवाई भी ले रही हूँ और पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। देखे आए बच्चों, गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन इतना है, बच्चों में दर्द इतना रहता है, 1 मिनट सीधी कमर करके बैठ नहीं सकती। जी, उम्र कितनी है आपकी? 30 साल। 30 साल, ठीक है। 30 साल की उम्र है और वैसे ही सिम्टम्स हैं जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ये जो बात कर रहे हैं, पूरा ये जो बात कर रही हैं, ये ज्यादा उदासी की बीमारी की तरफ इशारा है, या उदासी या घबराहट या बाद दफा ये दोनों शामिल हो जाते हैं, डिप्रेशन और एंग्जाइटी मिल जाती है, ये उन्हीं की उसी बीमारी का बता रहे हैं। इसमें हमने 2-3 बातें देखी हैं। एक ये देखना है कि उदासी और इसका ये किसी अपने माहिर नफ्सियात या माहिर जो ज़हनी अमराज और नफ्सियात होते हैं उनसे जाके इलाज करवाएं और ये काबिल इलाज है।
ठीक है। और माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इनको ये तकलीफ बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि साथ ही उससे ये भी देखना है कि इनके पीछे क्या वजूहात हैं। जैसे फ़र्ज़ करें बाद दफ़ा कोई घरेलू वजूहात हैं, कोई टेंशन है, तो हमें जब साइकेट्री में किसी भी बीमारी का इलाज करें तो हमें पीछे स्ट्रेसेस को ज़रूर देखना चाहिए और स्ट्रेसेस के पीछे पर्सनालिटी को ज़रूर देखना चाहिए। तो साइकेट्री का जो 5 मिनट के साइकेट्रिस्ट हैं, मैं आज तक परेशान होता हूँ ये 4 मिनट के 5 मिनट में कैसे देख लेते हैं और इलाज करते हैं। जब हम बात करते हैं इसी लाइंस पे, ये जो PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्योंकि कोई स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से बाद में ये होता है ट्रॉमा एंड ऑल ऑफ दैट, तो इसको डील करने का भी यही अंदाज है या कुछ और है? यही है। अब अगर हम अगर हम स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखें, स्ट्रेस की वजह से जहनी ऐसे वाक़यात वो 2 तरह के वाक़यात होते हैं। एक होते हैं जिसके अंदर बहुत शदीद वाक़या हुआ होता है, जिसके अंदर उसकी जान को या इज्जत को ख़तरा होता है। जैसे खुदा न खास्ता कोई आप पे कातलाना हमला करता है या इज्जत लूटने की कोशिश किसी की करता है, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़ा जहनी सदमा है। तो इसके अंदर बाज़ दफ़ा एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन या फौरी तौर पे वो बंदा कुछ 2-4 दिनों के लिए बीमार हो सकता है, जिसके अंदर जज्बात उसके मुअत्तल हो जाते हैं, उसको पता नहीं चलता मेरा आसपास क्या है, जज्बात उसके नम हो जाते हैं और सुन हो जाता है वो, और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, लेकिन वो ठीक हो जाता है, खुद ब खुद भी ठीक हो सकता है अगर हम उसको साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड दें। तो दूसरा जो तरीका है वो ये कि 1 महीना हो जाए तो फिर उसके बाद भी अगर उसको फ्लैशबैक्स हों, यानी कि वही ख्यालात बार बार आ रहे हों, ख्वाब में आ रहा हो, वो जब वाक़े की बात ना करना चाहता हो, उसकी तमाम चीज़ें जो जब उसके अंदर हो जाएं, हर वक्त बहुत परेशान रहता हो, तो और उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाए, काम काज करना, तो उसके अंदर हम उसको एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात से इलाज भी करते हैं। और एक साइकोथेरेपी है, 2 साइकोथेरेपी हैं, अंग्रेजी में अब इसका नाम है तो मुझे बताना पड़ेगा, CBT ट्रॉमा फोकस, या उससे भी बेहतर है EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग। ठीक है। और दूसरा जो आपने कहा स्ट्रेस, वो होती है जो छोटी छोटी तख्तलियां लगाए, उनको हम कहते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स। ठीक है। उनका भी इलाज होता है बाज़ दफ़ा, या आपने उन एडजस्टमेंट टिश्यूज को सही करना है, यानी कि जिसकी वजह से ये हो रहा है, और अगर उसके बाद भी वो उदास है तो थोड़ी सी दवा दे के, अब देखें सास की वजह से मसला है, सास और बहू का मसला है, तो क्या मसला बहुत दफा खत्म होने वाला तो नहीं लगता ना, लेकिन आप और वो उदास भी है बहू या सास, तो उसमें आपको कोई एक दवा तो देनी होगी ताकि वो उस हालात का बेहतर मुकाबला लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले दवा से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक अच्छी डिस्ट्रैक्शन, एक हेल्दी डिस्ट्रैक्शन ढूंढ ले, मतलब आप अपने को किसी ऐसे काम में मुलव्वस कर ले, और जब आप एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी करेंगे, आजकल तो बहुत सारे काम है, और वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी बिल्कुल भी सनसनीखेज खबरें या वीडियोस देखना नहीं है, बल्कि कोई भी एक अच्छा काम है, आप वो पकड़ लें, उसे अपना कारोबार बना लें, या कोई फलाही काम करने लगे, एक्सरसाइज करें, खुद पे फोकस करें, ड्राइंग करें, पेंटिंग करें, जो मर्जी, इबादत करें, सिंगिंग करें, तो वो बहुत बेहतर है इससे कि आपको दवाई की जरूरत आपकी बात बजाए, अगर वो उदासी इतनी शदीद ना हो, हाँ, तो शिद्दत पे हो जाए तो फिर सिर्फ साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, सिर्फ NLP सर्टिफिकेशन, हिप्नोथेरेपी, फलानी थेरेपी, दमागी थेरेपी के सर्टिफिकेशंस पे नहीं जाना, इसलिए क्योंकि वो जब साइकाइट्रिस्ट आपको एडवाइस करे तब आपके साथ चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, आई एम सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, लेकिन ये सवाल मुझे बहुत बॉदर करता है, मैं आपसे पूछूंगी। हमारे यहाँ बहुत सारे जैसे गुस्से के इश्यूज हैं, सेक्सुअल परवर्जन्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो गंदी किस्म की साइट्स के आदी हो जाते हैं, गंदी हरकत के, और इससे एक्साइट होने लगते हैं, और बहुत सारे यंग लड़के अपनी पूरी जिंदगी इस पे तबाह कर लेते हैं। इसको ट्रीट करने का और इसको डील करने का प्लीज मुझे थोड़ा सा बताइए। ओके, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको आप कह रही हैं, एक तरीके से बाज़ लोग पोर्न एडिक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल, और उनको वो हर वक्त वो देखना चाहते हैं। एक तो वो मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो किसी जहनी बीमारी के साथ मुंसलिक हो गया है, जैसे उसके साथ उदासी या परेशानी, घबराहट, एंग्जाइटी, ये चीज़ें हो गई हैं, तो फिर तो हम उसका उसी तरह इलाज करेंगे, और अगर उसको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है तो साइकोथेरेपी करेंगे। लेकिन मैं एक जनरली अगर जो आप कहें कि कुछ आम फहम जो सब लोग कर सकते हैं, एक तो ये कि आप अपने आप को मसरूफ़ रखें,
और किसी प्रोडक्टिव काम में, जो आपने अभी बहुत से प्रोडक्टिव काम बताए, ख़ास तौर पे मेरे ख्याल में पोर्न एडिक्शन से एक बहुत अच्छा बचने का तरीका, जिससे आपके अंदर अपने जिस्म से मुतालिक एक मोहब्बत भी पैदा होती है, वो जिम है। जिम है, योगा है, मेडिटेशन है, गेम्स हैं। एक तो अपने आप को इसमें बिजी करें। दूसरा, रिलीजन आपको बहुत हेल्प करता है। जब आप 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर वुजू में है, बार बार आप फोन में तो नहीं जा सकते, तो उससे भी आपका ये चीज़ बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि आपके औकात ऐसे हो जाते हैं कि ये है। तीसरा, अपने आप को किसी अच्छे, इसकी जगह किसी प्रोडक्टिव, जैसे पढ़ाई या जॉब या किसी अपनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में अपने आप को, कोई तामीरी काम कर रहे हैं, बिल्कुल तामीरी कामों में लगाएं। अकेले कम से कम रहने की कोशिश करें, क्योंकि उमन जब भी आता है, और ख़ास तौर पे वक्त पे सोएं, सही खाना खाएं, यानी कि एक बैलेंस डाइट, वॉक, इस्लामी तालीमात, मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें करेंगे तो ये आपकी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। आपको किसी दवा की, जब तक आप बीमार जहनी तौर पे नहीं हो गए, तो आपको दवा की या साइकोथेरेपी की जरूरत बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का कि वो आज हमारे पास आए और उन्होंने ये सारी बातें की। आप सब ने भी सुन लिया कि ये सब कुछ आपके अपने हाथ में भी है, जब आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। इसलिए आपने सबसे पहले अपने आप को एक अच्छी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लेकर आना है, अपनी थिंकिंग को बहुत पॉजिटिव करना है, एक्सरसाइज करना है, टाइम पे सोना है, सही, बिल्कुल सही मिकदार में खाना है, एक बैलेंस लाइफ गुजारनी है। और जब चीज़ें आपके हाथ से बिल्कुल आउट होने लगे तो एक प्रॉपर क्वालिफाइड साइकाइट्रिस्ट, जो कि MBBS के बाद उन्होंने साइकाइट्री की होती है, उनके पास जाके अपना मुआयना कराएं और डायग्नोसिस लेके अपनी ड्रग्स को उतने ही दिन के लिए लें, मेडिकेशन को जितने दिन के लिए उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है, और साथ फिर आप किसी से भी साइकोथेरेपी, जो कि प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट हों, उनसे साइकोथेरेपी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।